संसद में आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत। ये बड़ी खबर आपको बता दें, 1 से 19 दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र। पहले दिन एसआईआर को लेकर हंगामे के आसार। 10 नए बिल हो सकते हैं पेश। एटॉमिक एनर्जी बिल भी है इसमें शामिल। सदन में गरमा सकता है बीएलओ की मौत का मुद्दा। सीईसी के खिलाफ महाभियोग ला सकता है विपक्ष। ये बड़ी खबर आपको बता दें, संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। ये सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें कुल 15 बैठकें होंगी और 10 नए बिल पेश हो सकते हैं। पहले दिन 7 राज्यों में चल रहे एसआईआर को लेकर सदन में हंगामा होने की आशंका है। विपक्ष बीएलओ की मौत और वोट चोरी के आरोपों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है, तो वहीं सीईसी और जस्टिस यशवंत वर्मा महाभियोग, दिल्ली ब्लास्ट, नेशनल हेराल्ड केस और प्रदूषण जैसे मुद्दों पर भी तीखी बहस की संभावना है। अलवर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के जन्मदिन कार्यक्रम में कांग्रेस के दिग्गज नेता जुटे, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से प्रदेश सरकार पर तीखा हमला उन्होंने बोला। गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया कि सरकार के राज में किसान लाठी खा रहे हैं और यूरिया खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाबरी विध्वंस की तारीख को शौर्य दिवस के रूप में पढ़ाकर सरकार धार्मिक माहौल बिगाड़ने में लगी हुई है। उन्होंने नेशनल हेराल्ड केस और एसआईआर को राजनीतिक हथकंडा बताते हुए वोट चोरी के आरोप भी लगाए और 2028 में सरकार बदलने का दावा किया। मैं आप सब साथियों को धन्यवाद देता हूं, विशेष रूप से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, उनको धन्यवाद देता हूं कि पिछली बार भी आशीर्वाद देने पधारे थे, अब की बार भी यहाँ पे पहुंचे हैं। मेरा जन्मदिन जो है, ये मेरे कार्यकर्ताओं के द्वारा ये आयोजन किया जाता है और इस आयोजन में सुबह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर, हॉस्पिटल, गौशाला, बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा, शाम को शहीद स्थल पे दीप प्रज्वलन, हनुमान जी के धोख, ऐसे सारे सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं और दिन भर जो है रक्तदान शिविर चलता है, जिसमें मैं समझता हूँ पिछली बार 1100 यूनिट आए थे। अब की बार हमें उम्मीद है 2028 में हम सब मिलकर के सरकार बनाएंगे और 2/3 मेजोरिटी से सरकार बनाएंगे। हमारा एक ही ध्येय है कि कांग्रेस कार्यकर्ता की तरह हम सब मिलकर के तमाम सीनियर लीडरशिप, तमाम कार्यकर्ता, नेता, एमएलए, प्रत्याशी, एमपी, पदाधिकारी, अग्रिम संगठन, प्रकोष्ठ, डिपार्टमेंट, सब लोग मिलकर के इस पर्ची सरकार को राजस्थान से विदा करेंगे। और मैं समझता हूं कि जो लोगों की समस्याएं हैं, पीड़ाएं हैं, उनको हम लोग इस सरकार तक, गूंगी बहरी सरकार को सुनाने में नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी कि एनएमआईए संचालन की दिशा में एक बड़ा कदम आगे बढ़ा चुका है। इस दौरान 29 और 30 नवंबर को पहली यात्री जांच पैसेंजर सिमुलेशन टेस्ट सफल रहा और इसका वीडियो भी जारी किया गया है। 25 दिसंबर से एयरपोर्ट पर नियमित उड़ानें शुरू होंगी और ऐसे में ये परीक्षण बेहद अहम माना जा रहा है। चेक इन से लेकर सुरक्षा, बोर्डिंग और बैगेज क्लेम तक हर प्रक्रिया का रियल टाइम ट्रायल किया गया। इंडिगो, अकासा और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने इसमें हिस्सा लिया। एनएमआईए को मुंबई की बढ़ती हवाई मांग के दबाव को कम करने वाला बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है। 320 on runway. और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है बिहार से। बड़ी खबर आपको बता दें, 18वीं विधानसभा के पहले सत्र की शुरुआत आज। प्रोटेम स्पीकर दिलाएंगे कुल 243 विधायकों को शपथ। विधानसभा सत्र के लिए प्रशासनिक तैयारियां पूरी। नए विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया होगी। बिहार में 18वीं विधानसभा के गठन के बाद आज से पहला सत्र शुरू हो रहा है। संसदीय कार्य विभाग के मुताबिक इस सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी। पहले दिन प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव सदन में नवनिर्वाचित 243 विधायकों को शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण के बाद नए विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया होगी। सत्र को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सभी प्रशासनिक और तकनीकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
वहीं दिल्ली में बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने सर्वदलीय बैठक के बाद विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और राहुल गांधी को अपनी नाकामी छिपाने के लिए संसद में व्यवधान डालने की आदत बदलनी चाहिए। नवाज हुसैन ने आरोप लगाया है कि 99 सीटें जीतते हुए राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता की भूमिका को व्यवधान के नेता में बदल दिया है। उन्होंने कहा है कि एसआईआर को लेकर विपक्ष का हंगामा ठीक नहीं है और संसद को सुचारू रूप से चलने देना चाहिए। राहुल गांधी 99 सीट क्या जीते, वो पार्लियामेंट में विपक्ष के नेता का मतलब उन्होंने व्यवधान के नेता का बना लिया है। संसद चर्चा के लिए होती है, संसद में चर्चा होना चाहिए। जितनी ज्यादा चर्चा होगी विपक्ष को उतना मौका मिलेगा अपनी बात रखने का, और अगर हंगामा करेंगे उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। जिस तरह विपक्ष के लोग एसआईआर को लेकर संसद में व्यवधान पैदा करना चाहते हैं और चर्चा की जगह हंगामा करना चाहते हैं, ये कहीं से सही नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि बिना व्यवधान के संसद में कोई गतिरोध नहीं बनेगा और संसद अच्छे से चलेगी। दिल्ली में समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने एसआईआर को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि एसआईआर के जरिए करोड़ों लोगों के वोट काटने की योजना बनाई जा रही है और चुनाव आयोग सरकार के दबाव में काम करता नजर आ रहा है। उन्होंने दावा किया कि बिहार में लाखों वोट हटाए गए और अब अन्य राज्यों में भी तैयारी चल रही है। तो वहीं अवधेश प्रसाद ने कहा कि कल से शुरू हो रहे संसद सत्र में विपक्ष इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाएगा। इस देश के करोड़ों लोगों का मत जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया था, काटने की पूरी योजना वर्तमान सरकार की है। जिसको लेकर आपको याद होगा पिछले सत्र में, जो सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चला था, बड़े जोरदार तरीके से इस मामले को उठाया गया था और अंदेशा किया गया था कि तमाम ऐसे वोट काटे जा रहे हैं। और यहां तक कि विपक्ष की तरफ से हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में और लोकसभा के विपक्ष नेता राहुल जी के नेतृत्व में हम लोगों ने चुनाव आयोग से मिलकर इसके कुपरिणाम की तरफ ध्यान दिलाना चाहते हैं। और आप सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि एसआईआर को लेकर दबाव डालने के कारण उत्तर प्रदेश में कई बीएलओ की मौत हो रही है। उन्होंने राज्य की डबल इंजन सरकार से पूछा कि चुनाव तैयारियों के लिए अधिकारियों का नाम जोखिम में क्यों डाला जा रहा है। किसी ने जहर खाया, किसी ने फांसी लगाई, कोई चिट्ठी लिख के मर गया। फतेहपुर की घटना तो बहुत ही दर्दनाक है, जहां एक दिन शादी के एक दिन पहले एक लेखपाल ने अपनी जान दे दी। और कारण क्या है? अधिकारी एसआईआर के लिए दबाव बनाते हैं। किसके निर्देश पे बनाते हैं? मोदी और ज्ञानेश कुमार का जो गठजोड़ है, जो पूरे देश में चुनावी प्रक्रिया को बर्बाद करना चाहता है, उसके दबाव में बनाते हैं। तो मैं मोदी योगी की जो उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है, उनसे भी पूछना चाहता हूं कि आप अपने चुनावी घोटाले के लिए लोगों की जान लेने पर क्यों उतारू हैं? क्यों उनकी हत्या कर रहे हैं आप? आपने 180 आंगनबाड़ी बर्खास्त कर दिया। पता है कितनी मजबूरी में वो लोग आंगनबाड़ी का काम करती हैं, 5,000 6,000 रुपए की नौकरी के लिए। आपने 30 से ज्यादा सफाई कर्मी सस्पेंड कर दिए बनारस में। मोदी जी कुंभ के मेले के बाद पैर धुलेंगे, सफाई कर्मियों का नौटंकी करेंगे, पूरे देश के फ्रंट पेज पे छपवाएंगे अखबार में। और अब आप सफाई कर्मी से कह रहे हैं बीएलओ बनो। सफाई कर्मी का काम छोड़ के आप बीएलओ बनिए, और अगर आपने काम नहीं किया तो उठा के आपको सस्पेंड कर रहे हैं। हजारों लोग उत्तर प्रदेश
और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, उज्जैन में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे शुभारंभ। 3 लाख लोग एक साथ करेंगे पाठ। गीता जयंती पर श्रीमद् भागवत गीता का पाठ होगा। ये बड़ी खबर आपको बता दें। मध्य प्रदेश इस बार गीता जयंती को एक ऐतिहासिक क्षण बनाने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ करेंगे और इसी मौके पर इस अनोखे आध्यात्मिक स्थल का लोकार्पण भी होगा। मध्य प्रदेश में होने वाले इस भव्य आयोजन का उद्देश्य गीता के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। विराट कोहली के शानदार 135 रन, रोहित शर्मा के तेज 57 और केएल राहुल के 60 रनों की बदौलत भारत ने रांची में खेले गए पहले वनडे में दक्षिण अफ्रीका को 17 रनों से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 349 रन बनाए, 8 विकेट खोकर। जवाब में ब्रिट्सके, जेनसन और वॉश की अर्धशतकीय पारियों के बावजूद दक्षिण अफ्रीका 11 रन बनाए, 3 विकेट खोकर शुरुआती झटके से उबर नहीं सका। कुलदीप यादव ने 4 और हर्षित राणा ने 3 विकेट झटके। भारत सीरीज में 1-0 से आगे है। तो भारत सीरीज में 1-0 से आगे हो गया है। आपको बता दें, दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया है भारत ने वनडे सीरीज में और धमाकेदार शुरुआत यहां पर टीम इंडिया ने की है। अफ्रीका को दबाव में ला चुका है भारत इस जीत के साथ। अच्छा था, अंतिम ओवर तक गया जैसा उम्मीद था। पैसा वसूल मैच था पूरी तरह से। किसको स्पेशली देखने आए थे आज? विराट एंड कोहली, विराट एंड रोहित शर्मा। मजा आया? बहुत मजा आया। कैसा लगा मैच आपको आज का और क्या कहेंगे? इंडिया जीती? इंडिया जीती, बहुत खुशी की बात है, बट बहुत ही रोमांचक मैच हुआ इंडिया साउथ अफ्रीका के बीच। आज तक थ्रिल रहा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, बट अंत में इंडिया जीत गई। आपका फेवरेट प्लेयर कौन रहा आज का? आज तो विराट कोहली सेंचुरी बनाया है 135। बहुत अच्छा लगा। हम लोग जमशेदपुर से स्पेशली इस मैच के लिए आए थे और हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। बहुत कट टू कट मैच था और ऐसा नहीं, मतलब हमें पहले लग रहा था इंडिया इजीली जीत जाएगी, लेकिन नहीं, साउथ अफ्रीका ने भी अच्छा खेला। पैसा वसूल, फुल 50+50 ओवर्स, बोथ साइड्स हैव प्लेड अ वेरी गुड इनक्रेडिबल मैच, फुल्ली पैसा वसूल, ट्रूली द क्रिकेट विंस। इंडियन टीम को मैं कंग्रेचुलेशन करना चाहती हूँ, उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया, बहुत बहुत अच्छा पैसा वसूल गेम था, देखने में मजा आ गया, बिल्कुल बहुत मजा। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आपका मन पसंदीदा चैनल टीएनपी न्यूज अब उपलब्ध है डीडी फ्री डिश के चैनल नंबर 98 पर। जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। भैया घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की ईएमआई जानी है ना, अगले महीने पक्का चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। गगनचुंबी शहरों से खेत खलिहान तक, सितारों की दुनिया से गांव की हकीकत तक, सोना चांदी और सेंसेक्स से आपके चूल्हे चौके तक, टीएनपी न्यूज की नजर हर तरफ, हर खबर। न्यूज चैनलों के इतिहास में सबसे अनोखी क्रांति। देश के हर गांव में मुस्तैद 3.5 लाख रिपोर्टर्स। टीएनपी न्यूज, ख्याल आपकी खबरों का। अरे ऋषि, आज स्कूल नहीं गए? 3 महीने से फीस नहीं भर पाई तो निकाल दिया स्कूल ने। कहीं आपके बाद आपके बच्चों के सपने न टूट जाएं। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। on the rise.
सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन है महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। मथुरा की गलियों में गूंजे है राधा, अयोध्या में दूर हुई मंदिर की बाधा, काशी प्रयागराज की गोल्डन चमक, यूपी सरकार की गूंजे धमक। सड़कों पर फर्राटा फिक्रलेस बिल्कुल बिंदास, एक्सप्रेस वे पर साए साए पूरा विश्वास। विकसित यूपी की बढ़ गई प्यास, 2047 का ये विजन बहुत खास। माफिया का दी एंड, फियर गॉन, योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर हुआ स्ट्रॉन्ग। बेखौफ घूमे जनता, गुंडों पर मार, नया यूपी तोड़ रहा पुरानी दीवार। यूपी ऑन द राइज, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन है महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। They said I'm too confused, that I have too many dreams. I said I'll make every dream count. I'm a visionary at UPES University. I am tomorrow. और ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीएसएफ कश्मीर फ्रंटियर महानिरीक्षक अशोक यादव ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ। अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई कार्रवाई होती है तो करारा जवाब देने के लिए तैयार हैं। आज यहाँ पे हम अपने जवानों के साथ, उनकी फैमिली के साथ, सभी ऑफिसर्स उनकी फैमिली साथ में एक बड़े खाने का आयोजन किया है, जिसमें हम एक फैमिली की तरह इसको मनाते हैं और एक दूसरे से प्रेरणा भी लेते हैं और एक टीम की तरह कैसे काम करना है और आगे आने वाली चुनौतियों का कैसे सामना करना है, उस पर भी हम कार्रवाई करते हैं। सर, क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद अभी लॉन्चिंग पैड वहाँ पे एक्टिवेट है? और ये भी जानकारी आ रही है कि 71 लॉन्च पैड जो हैं उनको पीछे किया गया है, तो उसको कैसे देखते हैं? जी, जैसा आप सबको विदित है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आर्मी और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने बहुत सारे लॉन्चिंग पैड को ध्वस्त किया था और बहुत सारे फॉरवर्ड लोकेशंस को भी, पाकिस्तान के फॉरवर्ड लोकेशंस को ध्वस्त किया था। सो जो लॉन्चिंग पैड डिस्ट्रॉय हो गए थे और उनकी वल्नरेबिलिटी ज़्यादा थी तो उनको इधर उधर कुछ किया गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लॉन्चिंग पैड एलसी पर इंटैक्ट हैं और उसमें कुछ टेररिस्ट की प्रेजेंस लगातार है। विंटर से आने से पहले उनकी कोशिश होती है कि कुछ इन्फिल्ट्रेशन कोशिश कर सके। जैसे देख रहे हैं आजकल मौसम में विजिबिलिटी थोड़ी कम है, लेकिन हमारे पास आधुनिक सर्विलांस इक्विपमेंट हमने डिप्लॉय किए हुए हैं और जो वल्नरेबल पैचेस हैं हम उनको अच्छे से कवर करते हैं। तो हमारी कोशिश रहती है कि किसी भी तरह का कोई अटेम्प्ट हो इन्फिल्ट्रेशन का तो हम उसको नाकामयाब कर सकें। तो कल आईजी जम्मू ने भी कहा जो ऑपरेशन सिंदूर है वो खत्म नहीं हुआ बल्कि स्थगित से कर दिया गया। जी, सोशल मीडिया वो दुनिया जो आज सिर्फ मनोरंजन का प्लेटफॉर्म नहीं रहा, बल्कि ये शिक्षा, स्वास्थ्य, फाइनेंस और जीवन से जुड़ी जानकारी का भी बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है। लेकिन फॉलोअर्स और पैसे की दौड़ में कई बार लोग सही जानकारी के बजाय गलत या बढ़ा चढ़ाकर कंटेंट शेयर करने लगते हैं। इस वजह से अफवाहें फैलती हैं और कई बार लोग भ्रम का शिकार हो जाते हैं। इसी वजह से सोशल मीडिया पर नियम और लगाम बेहद ज़रूरी है ताकि ये प्लेटफॉर्म सुरक्षित, भरोसेमंद और जिम्मेदार बना रहे। ये नियम क्रिएटर्स को जिम्मेदार बनाते हैं, झूठे दावे और फेक न्यूज़ को रोकते हैं और यूजर्स के लिए प्लेटफॉर्म को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाते हैं। चीन में तो इसके लिए कदम उठा लिए गए हैं, लेकिन भारत में सोशल मीडिया को लेकर क्या गाइडलाइंस है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। सोशल मीडिया अब सिर्फ मनोरंजन का प्लेटफॉर्म नहीं रहा, बल्कि यहाँ से लोग सेहत, कानून, शिक्षा, फाइनेंस जैसे तमाम जानकारियां भी हासिल कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया में ऐसे लोगों की बात मानना आप पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि हर गुरु सच, सही जानकारी दे ये जरूरी नहीं है। इसी समस्या को रोकने के लिए चीन ने एक नया डिजिटल कानून लागू किया है, जिसके तहत किसी भी इन्फ्लुएंसर को संवेदनशील विषयों पर बोलने से पहले अपनी डिग्री या प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। जहां अब सोशल मीडिया पर किसी भी टॉपिक पर आप अपना ज्ञान बिना डिग्री के नहीं दे सकेंगे,
चीन में इन्फ्लुएंसर्स के लिए नए नियम लागू हो चुके हैं, लेकिन भारत में भी क्या ऐसा कोई नियम लागू है? दरअसल इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट क्रिएटर धड़ल्ले से अपना चैनल खोलकर लोगों को ब्यूटी, हेल्थ, फिटनेस जैसे टॉपिक पर कंटेंट बनाकर मुफ्त की सलाह दे रहे हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि सोशल मीडिया पर डॉक्टरी, कानूनी, फाइनेंस पर मिल रही मुफ्त की सलाह कितनी काम की हो सकती है? इस पर लोगों की राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन भारत के पड़ोसी देश चीन में अब इस तरह का ज्ञान देने वाले कंटेंट क्रिएटर्स पर कम्युनिस्ट सरकार ने नकेल कस दी है। चीन में सोशल मीडिया पर तमाम मुद्दों पर ज्ञान देने वाले इन्फ्लुएंसर्स पर वहां की कम्युनिस्ट सरकार ने नकेल कस दी है। 25 अक्टूबर 2025 से प्रभावी इन नियमों के तहत अब डॉक्टर, वकील, मेडिसिन, फाइनेंशियल एडवाइजर या टीचर बनकर सलाह देने वाले इन्फ्लुएंसर्स को अपनी आधिकारिक डिग्री या प्रोफेशनल लाइसेंस दिखाना अनिवार्य होगा। इससे पहले कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाकर अपने विचारों को रख देता था। द मिंट ने चीन के साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना यानी कि CAC के अनुसार इस रेगुलेशन का उद्देश्य गलत सूचनाओं पर अंकुश लगाना और जनता को झूठी या भ्रामक सलाह से बचाना बताया। अब चाइनीज ऐप्स की जिम्मेदारी होगी कि वो क्रिएटर्स के साथ को सत्यापित करें और ये सुनिश्चित करें कि उनके पोस्ट में उचित घोषणाएं हों। दरअसल क्रिएटर्स स्वास्थ्य सलाह से लेकर वित्तीय कोचिंग तक के मामलों में अक्सर बिना किसी औपचारिक योग्यता के भी ज्ञान दे रहे हैं और लाखों कमा भी रहे हैं। हालांकि इस दौरान गलत सूचनाएं भी तेजी से फैलती हैं। भारत में भी ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स की भरमार है, जहां लोग पैसा कमाने और अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए बढ़ा चढ़ा के जानकारी दे रहे हैं, वो भी बिना किसी क्वालिफिकेशन के। हालांकि भारत में ASCI और कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके मुताबिक हेल्थ या फाइनेंस से जुड़े इन्फ्लुएंसर्स को अपनी क्वालिफिकेशन बतानी होगी। ऐसे कंटेंट में डिस्क्लेमर देना होगा कि ये सलाह सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए है। फाइनेंस की सलाह, निवेश रणनीति, चिकित्सा निदान आदि के लिए लाइसेंसिंग या पंजीकरण जरूरी होगा। प्रमोशन विज्ञापन कंटेंट पे #ad, #sponsored और #collaboration टैग लगाना जरूरी होगा। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, X आदि के कंटेंट पॉलिसी का पालन भी करना है। प्लेटफॉर्म नियम तोड़ने पर वीडियो डिलीट या अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है। झूठे या बढ़ा चढ़ाकर दावे करना मना है। किसी भी कंटेंट में सोर्स और प्रमाण दिखाना अनिवार्य है। भारत में भी ऐसे कंटेंट को लेकर कई तरह के नियम हैं, लेकिन लोगों को भी जागरूक होना जरूरी है। सामान्य जानकारी तक तो ठीक है, लेकिन अगर समस्या गंभीर है तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें बजाय सोशल मीडिया से ज्ञान लेने के, नहीं तो आपको ही नुकसान होगा। वही अश्लील, हिंसक या नफरती कंटेंट के लिए भी हमारे देश में नियम है। अश्लीलता, धार्मिक नफरत, हिंसा या किसी की निजी जानकारी फैलाना गंभीर अपराध है। गलत जानकारी देने पर सरकार 10 लाख तक का जुर्माना लगा सकती है। बार बार गलती करने पर 50 लाख तक का जुर्माना है। ऐसे मामलों में सरकार कंटेंट हटाने या अकाउंट बैन करने का आदेश दे सकती है। तो ये गाइडलाइंस अब तक स्वैच्छिक हैं, यानी कि पालन ना करने पर सजा नहीं है, जब तक कि मामला बहुत ज्यादा गंभीर ना हो जाए। लेकिन क्या चीन की तरह भारत में भी सख्त इन्फ्लुएंसर क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन सिस्टम लागू करने की जरूरत है? कंटेंट क्रिएटर्स पर नियम इसलिए जरूरी है ताकि सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि सुरक्षित, भरोसेमंद और जिम्मेदार जगह बन सके और फेक न्यूज, झूठे दावे और प्राइवेसी उल्लंघन से बचा जा सके। तो अब सोशल मीडिया पर नहीं चलेगी यूं ही सलाह, डिग्री दिखाओ तभी मिलेगा भरोसा। और इसी के साथ TNP बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए TNP न्यूज के साथ। नमस्कार।